हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप अच्छे हो ना? चलिए, आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं एयर। आज हवा बंद है, हवा तेज़ चल रही है, मत हवा इस तरह की है, हवा उस तरह की है, हवा ठंडी है। इस तरह हम देखते हैं कि हम लोग हमेशा ही एयर से जुड़े रहते हैं। बिना एयर के हम रह ही नहीं सकते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यही एयर जो है वो हमारे जीवन का आधार है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ जानेंगे कि वो क्या है, वो एयर जो है वो क्या है। एयर एक्चुअली गैसेस का एक मिक्सचर है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ये गैसेस जो हैं वो ऑर्डरलेस हैं और कलरलेस हैं। हमें पता नहीं लगता, केवल हम उनको फील करते हैं। तो यही जो एयर है वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। तो ये जो गैसेस हैं, इनमें कौन कौन सी गैस है? इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेन है। जो 78% तो नाइट्रोजन ही हो जाती है और 21% ऑक्सीजन। और जो बाकी सारी गैसेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। ओनली 1% में बाकी सब गैसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इनमें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये सब जो है काफ़ी थोड़ी थोड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये इस एटमॉस्फेयर का जो हमारी चारों तरफ फैला हुआ है, इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, किस लिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है ना। और ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही हम अपनी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ये तो आप जब से छोटे थे तभी से आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस सी। तो उसमें सबसे पहले है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर कौन बनाता है? नेचुरली ओजोन गैस बनाती है। सन की तरफ से जो रेज आती हैं उनमें से अल्ट्रा वायलेट रेज को और इंफ्रारेड रेज को ये जो ओजोन लेयर है ये एंटर नहीं करने देती और हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये दोनों ही रेज जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ओजोन लेयर जो है वो आकाश यूनिवर्स से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज हैं जो सन से एंटर करनी हैं, उनसे हमें बचाती हैं। फिर अब हमारा जो अर्थ है वो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। ये ऐसे नहीं होता कि जैसे ही सन जाए तो एकदम बिल्कुल ही ठंडा हो जाए। क्या इस तरह होता है? नहीं। एक नॉर्मल कुछ टेम्परेचर बना रहता है। ये टेम्परेचर क्यों बना रहता है? ये भी एटमॉस्फेयर के कारण ही बना रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं कि जो रेज को अंदर, तो रेडिएशन को अंदर तो आने देती हैं लेकिन उनको बाहर नहीं जाने देती। और इसके कारण जो है जो हीट अंदर आती है वो यहीं ट्रैप हो जाती है। तो इस तरीके से ये उसका सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल है। उसका थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि जो हमारा सारा वाटर, चाहे वो सी से है या और रिवर्स से या और भी कहीं से, वो इवेपोरेट होकर जाता है तो वापस इस धरती पर जो आता है तो उसे ऊपर कौन रोक के रखता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ही वो क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो वापस वही पानी नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल अपनाता है। ये हमारा
थर्ड जो पॉइंट है, जो एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अब आजकल आप देखते हो कि आपके ये जो टावर लगे हुए हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन काम कर रहे हैं, या आपका टीवी काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके लिए जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं, वो भी सारी एटमॉस्फेयर में ही हैं, जो कि इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन का काम जो है वो सारा एटमॉस्फेयर में ही होता है। फिर आप लोगों ने देखा कि आप लोग जानते हो कि मेटेओर्स जानते हो ना आप कि क्या होते हैं। मेटेओर्स होते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं स्काई में, या और बहुत से ऐसे ही और बॉडीज़ हैं, तो उनमें से कई बार कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं और वो पार्ट्स धरती पर गिरते हैं। जब ये पार्ट्स धरती पर गिरते हैं, तो अगर ये इतने बड़े बड़े पार्ट्स धरती पर गिरेंगे तो आपको पता है कि कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, वो एटमॉस्फेयर में आधे से ज़्यादा चल जाते हैं और उनका बहुत ही कम हिस्सा धरती पर गिरता है। तो इस प्रकार से हमारी धरती जो है वो मेटेओर से होने वाले नुकसान से बच जाती है ना। तो ये तो थे कि एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस, की एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या क्या काम करता है। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि ये इस एटमॉस्फेयर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये ज़्यादातर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस गैसेस से बना हुआ है। और जो ये एटमॉस्फेयर है, ये इसको कौन पकड़ा रहता है, ये जो गैसेस हैं ये कहीं और क्यों नहीं उड़ जाती, तो वो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो सारी गैसेस हैं ये यहीं पर बंद ही रह जाती हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ सरफेस के नज़दीक जो है वो ज़्यादा डेंस है, मीन्स की क्वांटिटी ऑफ गैसेस अर्थ के नज़दीक ज़्यादा हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो एटमॉस्फेयर जो है वो कम डेंसर, लेस डेंसर होता चला जाता है। इसका अर्थ है, कम डेंस का मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया में जो गैसेस की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। और जो लोअर लेयर्स हैं उसमें हैवियर गैसेस रहती हैं और अपर लेयर में लाइट गैसेस रहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे एटमॉस्फेयर के। और जो 32 किलोमीटर तक जो आपका 99% टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो 32 किलोमीटर तक ही उसका ये मास बना रहता है, मतलब मास मतलब वेट। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैसेस की मात्रा इतनी कम है कि ओनली 1200 किलोमीटर तक केवल 1% टोटल मास का रह जाता है। ये देखिए ना, ये आपका इन्होंने पूरा फिगर बनाया हुआ है ना। तो इसमें इस फिगर में आप क्या देखते हो कि जो नीचे की लेयर है जो 80 किलोमीटर तक है, ये देखिए मेसोस्फीयर तक, ये 80 किलोमीटर तक जो स्फीयर है, और ये लेकिन फैला कहाँ तक हुआ है, 800 किलोमीटर तक। तो सारा का सारा मास ये नीचे वाले एरिया में ही ख़त्म हो जाता है। ऊपर वाले एरिया जो है वो सारा, उसमें मास मतलब कि उसमें गैसेस बहुत रेयर हैं, उसमें गैसेस ज़्यादा नहीं है। एटमॉस्फेयर को बनाने वाले पार्टिकल्स उसमें होंगे तभी तो उसका वेट होगा ना, तो वो वेट वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देता है। तो इतनी बात बेटा आपको पता लग गई। अब उनकी इम्पॉर्टेंट, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है जो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है और ये 125 किलोमीटर की हाइट तक हमें दिखाई देती है।
तो जब हम लोग इनहेल, वैसे तो हम ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी इनहेल हो जाती है ना। और लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो बिल्कुल ही नाइट्रोजन के बिना जो है नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है वो जैसे हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उस तरीके से ये नहीं इनहेल करते। ये दूसरे तरीके से सॉइल वगैरह से जो है बैक्टीरिया के द्वारा, ये आप साइंस में ये सारे लेसन्स पढ़ोगे, उसके द्वारा जो है नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती है। फिर आ जाती है आपकी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो आपको पता ही है कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो अदर देन प्लांट्स को छोड़कर ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों। और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब ये जो क्वांटिटी है ये फिर कैसे कंप्लीट होती है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इस कारण से इस कारण से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बनी रहती है। जो प्लांट्स हैं वो भी किसके लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन भी वो थोड़ी मात्रा में इनहेल करते हैं, वो उनकी ब्रीदिंग के लिए होती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनहेल करते हैं। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किससे पूरी होती है, हमारे प्लांट्स के सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा कौन कंप्लीट करता है, प्लांट्स। इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो लंग्स हैं हमारे। अगर हम अपने प्लांट्स लगाते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लिए सिलेंडर्स लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो ये प्लांट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर प्लांट्स नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर आ गया आपका ओजोन। ओजोन के बारे में आपको ऊपर भी बताया जा चुका है, थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि इनका मेन रोल क्या है, कि ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस कारण से हमारे तक वो अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं पहुंचती हैं और हम उनके बुरे प्रभाव से सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है। The solid particles scattered solar radiation and cause red and orange color in the sky during sunrise and sunset. The solid particles also act as nuclei for the condensation of water vapor around them. तो जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका भी रोल आपको बता दिया उन्होंने कहा स्काई का जो कलर कभी आपने देखा है शाम के समय सनसेट होते देखा है, तो जो नेचर को प्यार करते हैं वो ज़रूर कभी ना कभी उन्होंने देखा होगा। तो जब हमारा सन जो है वो सेट होता है उस समय कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये उन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स के कारण होता है। अब ऊपर से लगातार आपको ये बताया जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस जैसे अर्थ के नज़दीक हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उससे ऊपर हैं तो क्वांटिटी कम है, और एटमॉस्फेयर कई तरह के कार्य करता है। तो अब जो है वो हम जानेंगे। इसी कारण से जो एटमॉस्फेयर है ना उसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, और हर एक में टेम्परेचर अलग होता है, हर एक में गैसेस की क्वांटिटी अलग होती है, और हर एक का वर्क जो है वो अलग होता है, काम अलग होता है। तो ये है कौन कौन से, ये हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है
वो जो सबसे नीचे की लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये इसी लेयर में हम लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये सबसे नीचे वाली लेयर है। और जो सारे परिवर्तन, ट्रोपो का अर्थ ही है चेंज, ये लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ है चेंज। तो सारी तरह के जो हम चेंजेस देखते हैं कि टेम्परेचर कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी विंड जो है वो तेज़ बहने लग गई, कभी स्लो हो गई, कभी स्टॉर्म आ गया, कभी बरसात आ गई, ये सारे जो चेंजेस हैं ये ट्रोपोस्फियर में ही हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि ये हमारा एटमॉस्फेयर 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन जो ट्रोपोस्फियर है वो 18 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। और इन द इक्वेटोरियल रीजन दिस लेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, वाइल इन द पोलर रीजन्स, जो अर्थ के दोनों साइड पर जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पे तो इसकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर ही रह जाती है। और इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो जैसे हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। 165 किलोमीटर नहीं, मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई के साथ साथ ये जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। इसीलिए तो आप देखते हो ना कि अगर हम नीचे खड़े हैं तो टेम्परेचर हमें और कई बार गर्मी लगती है, तो अगर आप छत पे चले जाओ और ऊंचे चले जाओ तो कई बार तो हमें क्या लगता है कि हमें थोड़ा ठंडा अनुभव होने लग जाता है। उसका कारण यही है। तो ये था ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पे जो भी आपके क्लाउड्स बनने हैं या हेल स्टॉर्म, फोग, जो भी है सब सब कुछ इसी में होता है ना। तो जो लास्ट बाउंड्री है उसको उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ट्रोपोपॉज के बाद सेकंड जो है वो शुरू हो जाता है, वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। ये सेकंड लेयर है और ये कहाँ तक फैला रहता है? 50 किलोमीटर तक ये फैला रहता है। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। ये 50 किलोमीटर तक है और यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं हैं और इसीलिए जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं ना वो इसी हाइट पर जाकर उड़ते हैं। पहले नीचे से उनको ट्रोपोस्फियर तो पार करना ही पड़ता है, लेकिन जो वो स्टैटिक ज़्यादा जो है वो अपना सफ़र तय करते हैं वो कहाँ पे तय करते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में तय करते हैं। और ये जो है इस लेयर में क्लाउड्स वगैरह जो वो नहीं है। अप टू हाइट ऑफ 20 किलोमीटर द टेम्परेचर रिमेन्स मोर और लेस स्टडी मतलब एक जैसा रहता है 20 किलोमीटर तक। देयर आफ्टर इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज टू रीच 0 डिग्री एट stratopause. This is due to the presence of ozone gas which absorb ultraviolet rays of the sun. उसके बाद जाकर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसका कारण ओजोन लेयर है जिसने अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब भी कर लेना है। तो हीट वाली जो रेज हैं जो जिनके कारण बहुत ज़्यादा हीट होनी है वो एब्जॉर्ब ही हो गई, तो इसलिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब स्ट्रेटोपॉज मतलब स्ट्रेटोस्फियर का लास्ट वाला जो लेयर है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज के बाद मेसोस्फियर शुरू हो गया। मेसोस्फियर जाकर 80 किलोमीटर तक रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री तक हो जाता है ना। और यहाँ पर एक क्लाउड्स यहाँ पर होते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ये जो है चमकदार क्लाउड्स हैं और ये कॉस्मिक डस्ट से बने हुए क्लाउड्स होते हैं। ये हमें इस जो एटमॉस्फेयर की ये वाली लेयर है इसमें ये हमें दिखाई देते हैं। और इनका सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम कि जो मेटेओर्स
जो हैं वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यही वो लेयर है जहाँ पर वो बर्न हो जाते हैं और उनका कुछ पार्ट ही नीचे पहुँच सकता है, अदरवाइज़ वो सारे ज़्यादा वो जल जाते हैं। और हमारी जो अर्थ है वो अगर इतनी बड़ी चीज़ धरती पर टकराएगी तो धरती का क्या हाल होगा वो आप लोग जान सकते हो। लेकिन उस सब से अर्थ जो है वो बच जाती है। ये नहीं है कि मेटेओर्स गिरते नहीं हैं, मेटेओर अल्टीमेटली अर्थ पर गिरते हैं, लेकिन वो उनका बहुत सारा हिस्सा जो है जल चुका होता है। फिर लास्ट में वैसे ही जैसे ट्रोपोस्फियर के एंड में पहले फिर ट्रोपोपाज उसको नाम दिया गया और ट्रोपोपाज के बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है, फिर स्ट्रेटोपॉज आता है, फिर मेसोस्फियर शुरू हो जाता है। अब इसी तरीके से मेसोपॉज जो है वो आता है और उसके बाद की लेयर जो है वो थर्मोस्फियर शुरू हो जाती है। थर्मोस्फियर जो है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर रहता है। यहाँ पर जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हो गई हैं, मतलब गैसेस काफ़ी कम हैं, गैसेस की क्वांटिटी काफ़ी कम है और इसको जो है वो आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो सन की तरफ से आने वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ यहाँ पे सन की जो हीट है वो काफ़ी रहती है और इस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयंस जो हैं वो इस वाले इस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और इन्हीं के कारण इसे जो है आयनोस्फीयर कहा जाता है ना। और दिस लेयर हेल्प्स रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे पॉसिबल होता है और यही वो जो लेयर है जहाँ पर जाकर आपके यहाँ इसी लेयर में जो है आपके रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन का काम होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर बिगिंस टू राइज रैपिडली और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ 0 डिग्री पहुँच जाता है वहाँ पर इस लेयर में वो टेम्परेचर 1480 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। और इसका कारण ये है कि दिस इज़ बिकॉज द गैसियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द एक्स रेज एंड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन और इसके कारण उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो लास्ट है वो है एक्सोस्फियर। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर इन विच द एयर thins until it ultimately merges into outer space। तो यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा थिन, जैसे नीचे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस ज़्यादा थी, यहाँ पर कौन सी गैसेस हैं, यहाँ पर गैसेस हैं हीलियम, हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो हैं वो लाइट गैसेस हैं। और दिस लेयर हैज़ टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 300 डिग्री टू 1650 डिग्री सेल्सियस। ये जो जहाँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ से काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाती है। ग्रेविटेशनल पुल कम होने के कारण भी यहाँ पर गैसेस जो हैं वो रेयर हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं, काफ़ी डेंसिटी जो है वो उनकी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आज सारा पढ़ा कि एयर जो है उसकी कितने जो हैं वो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर बनाती है और एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, उनके क्या क्या काम हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। आप इसे कम्प्लीटली अच्छे से समझ लीजिए और बेटा इस बार जो सैटरडे को मैं इसकी नेक्स्ट जो इस लेसन को कंप्लीट करने वाली वीडियो है वो डाल दूँगी, ताकि हमारा लेसन जो है
वो ज़्यादा लंबा लेंथी ना हो और हम जल्दी ही इसे कंप्लीट कर सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। इसमें से कोई वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ आए स्पेसिफिकली, या कोई बात कोई टर्म आपको नहीं समझ आए, तो आप उसके बारे में मेरे को पूछ सकते हो, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन जो है वो डाल देना, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगी। और वो क्वेश्चन जो है वो आपने किस पे डालना है, आपने कुलविंदर मैम वाले फ़ोन पे डालना है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको क्वेश्चंस जो हैं वो रिटन में भी डाले हैं, तो वो आप लोगों ने कर लेने हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज जो मैं लिख के देती हूँ वही आपने करनी है, आप कोई अपनी लैंग्वेज भी कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो। वो बस आंसर सही होना चाहिए, लैंग्वेज से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको रिटन में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसे आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए और बाकी लेसन हम सैटरडे को कंप्लीट करें।